नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे BA 6 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2 और पेपर फर्स्ट। इसके पहले का वीडियो हमने और इसके पहले के वीडियो में कवर किया है। आप उसको पहले जाकर के ज़रूर देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम पूरा बनाते तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इसीलिए हम छोटा छोटा करके वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको देखने में और पढ़ने में दोनों में आसानी हो। इसमें हम देखते हैं रोगी को भोजन खिलाने की विशिष्ट विधियाँ। अगर कोई एक रोगी है, उसको भोजन खिलाना है तो किन किन विधियों से हम भोजन खिला सकते हैं, क्योंकि बिना भोजन के तो वह वैसे भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए भोजन हमारी एक आवश्यकता है। तो भोजन तो हमें खिलाना ही है, और किसी ना किसी माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से भोजन खिलाएं, लेकिन भोजन तो खिलाना ही है। तो इस तरीके से हम भोजन को विभिन्न विधियों के द्वारा, किस किस विधियों के द्वारा भोजन खिलाया जा सकता है। और रोगी की दशा में रोगी व्यक्ति मुंह द्वारा आहार नहीं ग्रहण कर पाता, क्योंकि भोजन चबाने व निगलने में काफ़ी कठिनाई होती है। ऐसी परिस्थितियों में विशिष्ट विधियों द्वारा रोगी को भोजन देने की विशिष्ट विधियां निम्न हैं। सबसे पहली विधि कौन सी है? अंतःशिराओं द्वारा भोजन पहुंचाना। इसमें क्या किया जाता है? अंतःशिराओं द्वारा रोगी को इंजेक्शन के द्वारा पोषक तत्व पहुँचाया जाता है। अंतःशिराओं द्वारा भोजन पहुंचाने के मुख्य उद्देश्य है, जो अंतःशिराओं द्वारा होता है वो इंजेक्शन के माध्यम से रोगी को भोजन दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पहला है ऊर्जा प्रदान करने हेतु, रोगी को जीवित रहने के लिए तथा आधारीय उपापचय क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा पहुंचाना आवश्यक है। भोजन हम क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, और रोगी व्यक्ति को और ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए उसको किसी न किसी माध्यम से भोजन खिलाना आवश्यक है। उसके बाद है निर्जलीकरण रोकने हेतु। निर्जलीकरण का मतलब होता है पानी की कमी होना। तो पानी की कमी होने से रोकने के लिए भोजन को देना आवश्यक है, क्योंकि भोजन के माध्यम से भी जो भी चीज़ हम लिक्विड चीज़ खाते हैं, जो तरल पदार्थ खाते हैं, जैसे फल का जूस हो गया, दाल का जूस हो गया, दूध हो गया, तो इसमें पानी की मात्रा होती है। जैसे अतिसार, हैजा आदि की स्थिति में शरीर से अधिक मात्रा में जल, सोडियम तथा पोटेशियम निकल जाता है। अतः पुनः जलीकरण हेतु इंजेक्शन के माध्यम से जल तथा अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स पहुंचाए जाते हैं। जल तथा अन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं या अन्य पोषक तत्व होते हैं वो पहुंचाए जाते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि किन किन रोगों में या किस किस कंडीशन में अंतःशिराओं के द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है। जैसे आमाशय तथा आंत के किसी भाग में ऑपरेशन होने की क्रिया पे, शल्य क्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन। आमाशय तथा आंत में जलन होने पर, मुंह, फेरिंक्स तथा ग्रास नली में कैंसर होने से, मुंह में कैंसर होने से या मुंह में इन्फेक्शन होने से तथा ग्रास नली में कैंसर होने पे, क्योंकि ग्रास नली के माध्यम से ही भोजन हमारी आमाशय में जाता है। अगर ग्रास नली में ही कैंसर है तो भोजन अंदर नहीं जा पाएगा। यकृत के कार्य ना करने पर, उसके बाद है डायबिटिक कोमा की स्थिति में, तीव्र यूरेनिया की स्थिति में, उसके बाद है मस्तिष्क में गंभीर चोट लगने पर, बेहोशी की दशा में, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बेहोश है तो वो खाना कैसे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ही नहीं कर पाएगा, तो वो निगल भी नहीं पाएगा। उसके बाद गंभीर दुर्घटना होने पर। तो इस तरीके से अंतःशिराओं में इतने कारण होने पर अंतःशिराओं के द्वारा भोजन दिया जाता है। आगे देखते हैं अंतःशिराओं द्वारा दिया जाने वाला आहार। जो अंतःशिराओं में दिया जाता है वो कौन कौन सा आहार दिया जाता है? फ्रक्टोज 20% की 2 बोतलें चढ़ाई जाती है, जिससे रोगी को 750 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फ्रक्टोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार होता है, और फ्रक्टोज को फलों की शर्करा भी कहा जाता है। तो फ्रक्टोज में की जो 20% ऊर्जा होती है, 2 बोतल चढ़ाई जाती है, जिससे हमें 750 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसके बाद अमीनो अम्ल 3.3% होता है। अमीनो अम्ल जो होता है प्रोटीन की छोटी इकाई होती है। उसके बाद फ्रक्टोज 15%, एथेनॉल 2.5%। इस तरीके से आप इसकी तालिका देख सकते हैं।
जैसे घोल के रूप में आहार ये हो गया, उसके बाद बोतलों की संख्या, आयतन क्या हो गया, अमीनो अम्ल कितना मिलता है और इससे ऊर्जा कितनी मिलती है। आगे हम फ्रक्टोज के बारे में देखते हैं। जल तथा इलेक्ट्रोलाइट्स। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 1.5 लीटर जल की आवश्यकता होती है। निर्जलीकरण से बचाव हेतु जल के साथ कार्य आवश्यक मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स भी पहुंचाई जाती है। अगर प्रतिदिन 1.5 लीटर से पानी कम कर दिया जाता है तो निर्जलीकरण की कंडीशन धीरे धीरे हो जाती है। अचानक से एक ही दिन में निर्जलीकरण नहीं हो जाता, लेकिन जैसे ही मात्रा कम होती है तो धीरे धीरे निर्जलीकरण की जो कंडीशन वो आ जाती है। उसके बाद मृदु निर्जलीकरण। ऐसी स्थिति में एक वयस्क व्यक्ति जिसका वजन 50 किलोग्राम है, शरीर से जल की 2% तक हानि हुई हो तो 1 लीटर जल पहुंचाना आवश्यक होता है। कम से कम 1 लीटर पानी जरूर पहुंचाना चाहिए। उसके बाद है मध्यम निर्जलीकरण। एक ऐसी स्थिति में जब वयस्क व्यक्ति के शरीर में 6% तक की हानि हो गई हो तो रोगी को अधिक प्यास का अनुभव हो, मूत्र कम मात्रा में बने तथा मानसिक स्थिति ठीक न होने पर 5 लीटर तक जल अंतःशिराओं द्वारा पहुंचाया जाता है। क्योंकि इसमें अंतःशिराओं के माध्यम से नहीं पहुंचाया जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद अमीनो अम्ल के बारे में देखते हैं। अमीनो अम्ल जो होता है वो प्रोटीन की छोटी इकाई होती है। जो प्रोटीन टूटता है तो वो अमीनो अम्ल में ही परिवर्तित होता है। अंतःशिराओं द्वारा अमीनो अम्ल भी देना आवश्यक होता है। बाजार में अमीनो अम्ल का घोल 2 रूपों में मिलता है। कौन कौन सा? प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट रूप में और सिंथेटिक असली अम्ल मिश्रण। तो इस तरीके से 2 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलते हैं। उसके बाद अगला है कार्बोज एवं एल्कोहल। अंतःशिराओं द्वारा मुख्यतः ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा सर्विटॉल जो है वो दिया जाता है। कार्बोज के ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गए और एल्कोहल में सर्विटॉल हो गया। उसके बाद देखते हैं वसा। वसा को पायशीकृत करके दिया जाता है, परंतु वसा देने से शरीर में कई दुष्प्रभाव भी हो जाते हैं, जैसे श्वास लेने में कष्ट, उल्टी, हृदय गति तेज, मांसपेशियों में दर्द एवं पीड़ा, पित्ती होना, इस तरीके से समस्याएं आने लगती हैं। और खैर वसा को पायशीकृत करके दिया जाता है। पायशीकृत करके उसके जो ऊपर का मक्खन होता है उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि अगर वो ना हटाया जाए तो ये पचने में बहुत समस्या करता है। उसके बाद अगला है रक्त तथा प्लाज्मा। जब रोगी के शरीर में रक्त की बहुत अधिक कमी हो जाती है तब शिराओं के माध्यम से रक्त एवं प्लाज्मा पहुंचाया जाता है। 1 लीटर रक्त से 180 ग्राम हीमोग्लोबिन युक्त प्रोटीन मिलता है तथा 1 लीटर प्लाज्मा से 60 से 70 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो इस तरीके से जब व्यक्ति की या रोगी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है तो शिराओं के माध्यम से रक्त एवं प्लाज्मा पहुंचाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मौखिक आहार। मौखिक आहार क्या होता है? मौखिक आहार वो हो गया जो मुख के द्वारा आहार लिया जाता है, उसको मौखिक आहार कहा जाता है। अब तक आपने देखा अंतःशिराओं द्वारा आहार, अब हम देखेंगे मौखिक आहार जो मुंह के माध्यम से लिया जाता है। सामान्य रोगियों को इस विधि के द्वारा साधारण व अर्ध ठोस आहार प्रदान किया जाता है। कभी कभी रोगी को साधारण एवं अर्ध ठोस आहार नहीं देते हैं, उसे कुछ दिनों तक पूर्णतः तरल आहार दिया जाता है, क्योंकि यह रोगी खाना चबा के खा सकता है लेकिन खाने को पचा नहीं सकता। तो इस तरीके से अगर बीमारियों को देखा जाए तो बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से पोषक तत्वों को दिया जाता है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि दिया जाता है। अब वो तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन पोषक तत्व तो दिया जाना आवश्यक है, तभी व्यक्ति जो है उसको ऊर्जा मिलेगी, तभी वह चलेगा। तो इस तरीके से मौखिक आहार में आगे देखते हैं। सामान्य विधि के माध्यम से दिए गए जाने वाले पूर्ण तरल भोज्य पदार्थ। जो सामान्य विधि के माध्यम से होते हैं वो कौन कौन से तरल पदार्थ होते हैं? जैसे सभी पेय पदार्थ, जैसे ठंडे व गर्म, आवश्यकतानुसार सब्जियों का सूप, दाल का पानी उबालकर छानकर, इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोज को पानी में मिलाकर, इच्छा के अनुसार नींबू भी मिला सकते हैं, चावल का पानी यानी माड़ जो स्टार्च होता है, मांसाहारी सूप इत्यादि। तो इस तरीके से ये मौखिक आहार होता है।
उसके बाद हम देखते हैं नलिका द्वारा दिया जाने वाला आहार। जो आहार नलियों द्वारा दिया जाता है उसको नलिका द्वारा किया जाता है। जैसे जब रोगी तरल पदार्थों को भी मुंह द्वारा ग्रहण नहीं कर पाता है तब नलिका द्वारा रोगी के पेट में आहार पहुंचाया जाता है। क्योंकि जैसा भी हमने बताया कि बीमारी की कोई लिमिट नहीं होती है, किसी भी तरीके की बीमारी हो सकती है। हमारा जो मानव शरीर पूरा अंगों से बना हुआ, किसी भी अंग में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याएं हो सकती है। तो जिस प्रकार की समस्या होती है उसी प्रकार से उसी हिसाब से समाधान भी उसका निकाला जाता है। जैसे नलिका द्वारा नैसोगैस्ट्रिक फीडिंग, ये सबसे पहला तरीका है। जब रोगी मुंह से भोजन लेने में असमर्थ होता है तब नाक से ही भोजन पहुंचाया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? नैसोगैस्ट्रिक फीडिंग। जो भोजन नाक के द्वारा पहुंचाया जाता है उसको नैसोगैस्ट्रिक फीडिंग कहा जाता है। प्रायः इस विधि का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। और इस विधि में तरीका क्या होता है? जैसे एक मुलायम नरम पॉलीथीन की नली का उपयोग किया जाता है और उस नली को नाक से लेकर के आमाशय तक पहुंचाया जाता है और उस नली में नाक के माध्यम से आमाशय तक पहुंचाने के बाद तो धीरे धीरे करके हिसाब से थोड़ा थोड़ा पोषक तत्व डाला जाता है। और ये भी ध्यान दिया जाता है कि वो नली जो है कहीं श्वास नली में तो नहीं चली गई है, वो ग्रसनी में ही चली गई है। तो इस तरीके से बहुत सावधानी के साथ इसको देख करके नली को लगाया जाता है। इसका लाभ देखते हैं थोड़ा सा। इसका लाभ क्या होगा कि रोगी की दैनिक मांग के अनुरूप सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पहुंचाए जा सकते हैं। जो भी उसको जीवित रहने के लिए पोषक तत्व चाहिए वो नाक के माध्यम से ही पहुंचाए जा सकते हैं। कड़वी दवाइयाँ जो स्वाद के कारण लेना पसंद नहीं करते हैं उनको भी दिया जा सकता है। अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पहुँचाए जा सकते हैं तथा आमाशयिक पदार्थों को ट्यूब से निकालकर जाँच की जा सकती है। अब इसमें देखते हैं आगे नलिका द्वारा दिए जाने वाला आहार किस किस तरीके से कौन कौन सा होता है। जैसे उच्च कार्बोज युक्त आहार, उच्च कार्बोज युक्त या सामान्य प्रोटीन युक्त आहार और उच्च प्रोटीन तथा उच्च कैलोरी युक्त आहार। इसमें देखते हैं कैलोरी। एक सामान्य व्यक्ति को दैनिक ऊर्जा की 1500 से 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो एक सामान्य व्यक्ति होता है। परंतु ऊर्जा की मांग की दशा में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। जैसे व्यक्ति अगर बीमार है तो उस कंडीशन में उसकी ऊर्जा की मांग बढ़ जाएगी। जैसे प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण की स्थिति में 300 कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक कंडीशन प्रत्येक स्थिति अलग अलग होती है। इसमें एक सामान्य व्यक्ति को कहा गया है कि 1500 से 20,000। बाकी ये मात्रा जो है व्यक्ति के हिसाब से घटाया बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद वसा देखते हैं। पार्श्वीकृत वसा का उपयोग किया जाता है जो आसानी से पच सके। इलेक्ट्रोलाइट्स रोगी के शरीर की मांग के अनुसार सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं। ये क्या हो गए? ये सारे खनिज लवण हो जाते हैं। उसके बाद तरल पदार्थ। तरल पदार्थ में जो लिक्विड होते हैं जैसे जल हो गया, फलों के रस हो गया, सब्जियों के सूप आदि तरल पदार्थ को 2500 से 300 ml तक दिया जा सकता है। उसके बाद विटामिन देखते हैं। शरीर की दैनिक मांग के अनुसार सभी आवश्यक विटामिन शरीर में पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद खनिज लवण हो गया। शरीर की दैनिक आवश्यकता अनुसार सभी आवश्यक खनिज लवण शरीर में पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि विटामिन और खनिज लवण ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। आमाशय में प्रत्यक्ष रूप से नली डाल करके, जो हमारा आमाशय होता है उसमें डायरेक्ट नली को डाल करके भोजन दिया जाता है। इस विधि द्वारा भोजन ऑपरेशन के समय पहुंचाया जाता है। जब किसी का ऑपरेशन हुआ होता है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद छोटी आंत के मध्य भाग में नली डाल करके, जो छोटी आंत होती है उसके मध्य भाग में जहाँ पे हमारा पूर्ण पाचन होता है, क्योंकि हमारी छोटी आंत में हमारे भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो डायरेक्ट वहीं नली डाल करके पोषक तत्वों को पहुँचाया जाता है। जब मुंह ग्रासनली तथा आमाशय में भोजन बिल्कुल नहीं पचना होता है, इन आंतों में कैंसर या घाव हो गया हो या भयंकर जलन व पीड़ा हो,
तब इस स्थिति में छोटी आंत के मध्य नली डालकर पहुंचाया जाता है, क्योंकि जो हमारा पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। और तो मुंह से हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे रास्ते से बहुत सारा प्रोसेस होकर के खाना जो है वो छोटी आंत में पहुंचता है पचने के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है, जब ऊपर का कंडीशन ठीक नहीं होता है, जैसे अभी आपने देखा कि आमाशय में समस्या है या गले में समस्या है या ग्रास नली में समस्या है, तो इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्ट छोटी आंत के मध्य भाग में ही नली डाल करके भोजन पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं उच्च प्रोटीन युक्त आहार, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ज्वर की स्थिति में, अल्प भार में, जल जाने पर, घाव होने पर, नेफ्राइटिस, रक्त की कमी रोग की अवस्था में उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। इतनी बीमारियां जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हमें दो रूपों में प्राप्त होता है, एक प्राकृतिक तरीके से, एक जो है जानवरों के द्वारा प्राणिज भोज्य पदार्थ में। तो प्राकृतिक रूप से जैसे सोयाबीन हो गया, इन सब चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और प्राणिज में अंडा हो गया, मछली हो गई, मांस हो गई, इसमें सब में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद देखते हैं एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का प्रोटीन 120 से 150 ग्राम, कार्बोज 250 से 300 ग्राम, वसा 60 से 70 ग्राम तथा किलो कैलोरी जो है 300 से 3500 की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखते हैं कम प्रोटीन युक्त आहार। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जैसे वृक्क के रोग हो गए आदि की स्थिति में कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। नहीं तो अगर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन दिया जाता है तो वो समस्या कर देता है। कम प्रोटीन युक्त आहार में हो गया जैसे कार्बोज 200 से 250 से 300, प्रोटीन 20 से 30, वसा 60 से 80 ग्राम और कैलोरी 2000 से 2500 किलो कैलोरी तक। अब देखते हैं उच्च कैलोरी युक्त आहार। ये किसमें दिया जाता है, अल्प भार, बुखार, ऊर्जा कुपोषण आदि की स्थिति में उच्च कैलोरी युक्त आहार की आवश्यकता होती है। हाइपरथायराइडिज्म, क्षय रोग तथा दीर्घकालिक ज्वर की स्थिति में भी उच्च कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है। ये कुछ बीमारियां हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है, और कैलोरी का मतलब होता है ऊर्जा। इनके आहार में क्या परिवर्तन होना चाहिए, जैसे कैलोरी हो गया वो 500 किलो कैलोरी तक बढ़ाई जानी चाहिए। प्रोटीन है, प्रोटीन को कम से कम 80 से 100 ग्राम तक प्रोटीन दिया जाना चाहिए। और विटामिन या खनिज लवण, और ये उच्च ऊर्जा मूल्य वाले भोज्य पदार्थों के पर्याप्त मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवण होते हैं, अतः विटामिन एवं खनिज लवण अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से इतना जो है दिया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं कम कैलोरी युक्त भोजन। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसमें ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे मोटे लोगों को कम कैलोरी युक्त भोजन दिया जाता है। दूसरा मुख्य कारण है कि शरीर में जाकर ग्लूकोज वसा के रूप में बदलकर वसीय तंतुओं में जमा होने लगता है, अतः उन्हें ऊर्जा युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। मोटे व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति की कुल आवश्यक ऊर्जा की अपेक्षा एक आधी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि मोटा व्यक्ति प्रतिदिन 1100 कैलोरी तक ऊर्जा ग्रहण करता है, तब एक सप्ताह में 1.5 kg तक वजन कम हो जाता है। तो इस तरीके से दिया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।